नमस्कार दोस्तों, डिकोड एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे रामसर साइट। लेकिन रामसर साइट को डिस्कस करने से पहले हम समझेंगे कि आर्द्रभूमि वेटलैंड क्या होते हैं, वेटलैंड क्या होते हैं, रामसर कन्वेंशन क्या था, मॉन्ट्रियल रिकॉर्ड क्या है। सारे टॉपिक्स को हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। मैं आपको बता दूं, जो लास्ट क्लास मैंने आप लोगों के ली थी, जिसमें कि मैंने आपको एनवायरमेंट इकोलॉजी के वेरियस प्रोटोकॉल पढ़ाए थे और वेरियस कन्वेंशन के बारे में डिस्कस किया था, वो क्लास आपकी बहुत ही महत्वपूर्ण है। उस क्लास को अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो एक बार उस क्लास को जरूर देखिए क्लास। और अगर कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। आप कोशिश क्या करिए, जो रीसेंट क्लास आपकी चल रही है उसके कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताइए, ताकि मुझे पता चल जाए। मैं वहां पे जो कमेंट्स आते हैं उनको एक बार पढ़ती जरूर हूं। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। अब आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे हम मेरे साथ, ऐश्वर्या सिंह के साथ। क्लास में आपको एक चीज और बोलूंगी क्लास को स्टार्ट करने से पहले जो टॉपिक आप देख रहे होंगे पास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस, और उन पास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस को देखने पे आपको ये चीज तो पता चल रहा होगा कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चंस आपके रिपीट होते हुए हैं, ये भी बात सही है। लेकिन अब क्वेश्चंस के रिपीट होने का जो तरीका है ना, वो थोड़ा बदल रहा है। पहले डायरेक्ट पूछ लेते थे कि क्योटो प्रोटोकॉल किससे रिलेटेड है, आप बता देते थे ग्रीन हाउस गैस से, मॉन्ट्रियल ओजोन से। ठीक है, लेकिन अब प्रश्न जो बन रहे हैं वो स्टेटमेंट के फॉर्म में बन रहे हैं। आपको 2-3 स्टेटमेंट दे दिया जाता है और आपसे पूछा जाता है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा स्टेटमेंट गलत है। तो यहां पर अब आप क्या करोगे, हर टॉपिक को पढ़ोगे, उससे रिलेटेड 5-6 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी पढ़ोगे, ताकि परीक्षा में अगर प्रश्न बने थोड़ा सा ट्विस्ट करके तो आप उसको आसानी से सॉल्व कर लो। इसीलिए मैं कह रही हूं लास्ट क्लास एक बार जरूर देखिएगा। अब आज की क्लास में भी हम आराम से पढ़ेंगे। ठीक है, किसी को नींद आएगी तो पानी पी लेना, नहीं मन करेगा पढ़ने का वीडियो पॉज कर लेना, लेकिन पढ़ जरूर लेना इस क्लास को, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्लास है आपकी। तो यहां पर देखिए, सबसे पहले हम डिस्कस करें आर्द्रभूमि। हम समझते हैं वेटलैंड। आप में से ज्यादातर बच्चों को पता होगा, आप सभी को पता होगा कि रामसर कन्वेंशन जो है वो किस चीज से रिलेटेड है, वेटलैंड से रिलेटेड है। ठीक है, लेकिन आप परीक्षा में अगर यही प्रश्न वेटलैंड के बारे में आपसे ट्विस्ट करके पूछ ले तो आप उत्तर कैसे दोगे। देखो, वेटलैंड के बारे में अगर मैं पूछूं आपसे आर्द्रभूमि क्या है, तो आप बताओगे मैम ऐसी भूमि जहां पर पानी है उसको हम आर्द्रभूमि कहते हैं। ठीक है, और वहां पर आर्द्रभूमि है तो वहां पर आपकी जो जैव विविधता भी पाई जाएगी, तो हम कहेंगे अच्छा चलो वेरी गुड। अब मैं आपसे थोड़ा सा ट्विस्ट करके पूछूं कि अच्छा बताओ, एक ऐसी जमीन है जहां पर अगर साल में 6 महीने पानी भरा रहता है, 6 महीने आपका जो रहता है वो दलदल रहता है, थोड़ा सा सूखापन रहता है, तो क्या वो वेटलैंड में आएगा? तो आप क्या उत्तर दोगे? जल्दी से अपने माइंड में उत्तर दो, हाँ या ना। अगर आपने हाँ बोला है तो वेरी गुड, अगर ना बोला है तो ध्यान से सुनिए जो चीज मैं आपको बता रही हूं। देखिए, यहां पर आर्द्रभूमि की क्या डेफिनेशन लिखी है। आर्द्रभूमि ऐसा भूभाग होता है जहां की पारितंत्र का बड़ा हिस्सा स्थायी, इसको अंडरलाइन करिए, स्थायी रूप से या प्रतिवर्ष किसी मौसम में जल से संतृप्त हो या उसमें डूबा रहे। तो मतलब कोई एक ऐसी जमीन है जो कि आपके स्थायी रूप से, जरूरी नहीं है कि 12 महीने वो पानी में डूबी रहे, कुछ महीने के लिए हो सकता है वहां पे थोड़ा सा आपका पानी की कमी हो, दलदल हो, या फिर थोड़ा सा सूख भी जाए, लेकिन साल में कभी ना कभी वहां पर पानी रहता है। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। तो स्थायी रूप से याद रखिएगा, प्रतिवर्ष किसी मौसम में जल से संतृप्त मतलब सैचुरेटेड हो या उसमें डूबी रहे, तब भी वो आपके वेटलैंड की कैटेगरी में आएगी। ये चीज अपने दिमाग में बना के रखिए। ये मत सोचिएगा जहां पर पानी ही पानी हो वही वेटलैंड की कैटेगरी में आएगा, नहीं। ये चीज क्लियर हो गई होगी आप में से ज्यादातर स्टूडेंट को। तो स्थायी रूप से भी याद रखिएगा, किसी मौसम में भी यहाँ पे सैचुरेटेड हो या फिर डूबी हुई हो, ये भी चीज हो सकती है। अब देखिए, ऐसे जहां पर भी वेटलैंड पाए जाएंगे वहां पे जलीय पौधे पाए जाएंगे आपके। ठीक है, वहां के अपने जीव जंतु होंगे, वहां पे बायोडायवर्सिटी होगी, जैव विविधता पाई जाएगी। ये सब चीजें क्लियर है आपको, तभी तो हम इनको कंजर्व करने की बात करें। हम क्यों प्रोटेक्ट करने की बात करेंगे एनवायरमेंट में वेटलैंड को, क्योंकि यहाँ पे जैव विविधता पाई जाती है। ये चीज क्लियर हो गई। तो वेटलैंड क्या होता है, ये चीज अपने दिमाग में बना के रखिएगा। अब देखिए, कहीं पे धान की खेती हो रही है, जब धान के खेत वहां लगे हैं तो वहां पर पानी है। ठीक है, धान के खेत को पानी की आवश्यकता होती है, तो वो भी आपके वेटलैंड में आएगा। तो कभी कंफ्यूज मत होइएगा, अगर परीक्षा में आपको कंफ्यूज करने का प्रयास करे
स्थायी शब्द देख के या कुछ मास के लिए पानी में डूबी हुई हो या पूरे रूप से डूबी हुई हो, कम डूबी हुई हो, तो इन सब शब्दों से परेशान मत होइएगा, ये सब आपके वेटलैंड में आते हैं। ठीक है, इतनी चीज क्लियर हो गई। अब देखो रामसर कन्वेंशन देखते हैं कि रामसर कन्वेंशन क्या है। तो रामसर कन्वेंशन जो है वो आपका आर्द्र भूमि से रिलेटेड है। ये वेटलैंड कन्वेंशन के नाम से भी इसे जानते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम आर्द्र भूमि को कंजर्व करने की बात करते हैं, प्रोटेक्ट करने की बात करते हैं। अब दूसरा इंपॉर्टेंट चीज क्या है आपका, रामसर कन्वेंशन आर्द्र भूमि से रिलेटेड है, पहला इंपॉर्टेंट चीज। दूसरा देखिए 1971 में इसकी स्थापना हुई थी, यूनेस्को द्वारा की गई थी। ठीक है, किसके द्वारा? यूनेस्को द्वारा। और 1975 में इसको लागू किया गया था। वर्ष भी याद रखिएगा, यूपीपीसीएस में पूछ लिया जाता है। तो पहला रामसर कन्वेंशन वेटलैंड से रिलेटेड है। ठीक है, वेटलैंड क्या होता है मैंने आपको बता दिया। 1971 में यूनेस्को द्वारा इसकी स्थापना की गई थी रामसर कन्वेंशन की, और 1975 में इसको लागू किया गया। ये सारे पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे, मैं मान के चल रही हूं। ठीक है, अच्छा आप लोगों के लिए एक प्रश्न, वेटलैंड डे हम कब मनाते हैं? वेटलैंड डे हम कब मनाते हैं, इसका उत्तर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अब देखिए रामसर साइट्स क्या है। रामसर साइट्स जो है वो क्या है? कोई भी आर्द्र भूमि वेटलैंड स्थल जिसे रामसर कन्वेंशन के तहत सूचीबद्ध किया गया हो। ठीक है, अगर वो रामसर कन्वेंशन के तहत रामसर लिस्ट में आता है, उसका नाम रख दिया गया, तो उसको हम रामसर साइट कहते हैं। सिंपल सा लॉजिक है। जिसका उद्देश्य क्या है? इसका संरक्षण, मतलब हम उसको प्रोटेक्ट करेंगे, इसके प्राकृतिक संसाधनों के सतत उपयोग को बढ़ावा देना और यही आपके रामसर साइट कहलाते हैं। तो चीजें क्लियर हो गई होगी आपको। रामसर कन्वेंशन में जो लिस्ट बनी है उसमें जो आपके जिन साइट्स को रख दिया गया है वो आपके रामसर साइट्स कहलाते हैं। इतनी चीजें क्लियर। क्या भारत रामसर कन्वेंशन का हिस्सा है? अगर परीक्षा में आपसे पूछे तो आपको पता है भारत में कितने रामसर साइट्स हैं अभी। देखिए ये डेटा आपका चेंज होता रहता है क्योंकि इंक्लूड किए जाते हैं, तो अभी हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे याद रखिएगा कि हाँ, भारत रामसर कन्वेंशन का हिस्सा है क्योंकि हमारे यहाँ भी रामसर साइट्स हैं। और भारत इसका हिस्सा कब बना ये भी याद रख लो, 1 फरवरी 1982 को। एक मतलब 1 की बात करें, 1 फरवरी 1982 को। इतनी चीजें क्लियर हो गई। चलो, रामसर कन्वेंशन किस चीज से रिलेटेड है? वेटलैंड से रिलेटेड है। वेटलैंड क्या होता है? आर्द्र भूमि, आपको पता है। ठीक है, रामसर साइट्स आपको पता है। क्या भारत इसका हिस्सा है? हाँ है। भारत ने इसको कब ज्वाइन किया? 1 फरवरी 1982 को। और रामसर कन्वेंशन आपका कब आया था? 1971 में। ये लागू कब से हुआ था? 1975 में। सारे फैक्ट्स हमने डिस्कस कर लिए। अब देखिए यहाँ पर रामसर कन्वेंशन में पर 1971 में दुनिया के समग्र सतत विकास के लिए स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के साथ आर्द्र भूमि के संरक्षण और बुद्धिमान उपयोग के उद्देश्य से हस्ताक्षर किया गया था। इसमें कोई चीज एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं है, बहुत आसान शब्दों में लिखा है। किसी भी बड़े पारिस्थितिक परिवर्तन को ट्रैक करने के लिए रामसर साइट को मॉन्ट्रियल रिकॉर्ड में बनाए रखा जाता है, जो किसी भी आर्द्र भूमि साइटों को सकारात्मक या विपरीत तरीके से प्रभावित कर सकता है। अब क्लास देखिए, अभी अगर आप रामसर साइट्स को देखेंगे पूरे विश्व में, वर्ल्ड में देखोगे तो अप्रोक्सीमेटली, मैं बता रही हूं, मुझे एग्जैक्ट नंबर नहीं याद है, लेकिन अप्रोक्सीमेटली 2500 आपके रामसर साइट्स हैं पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, उन रामसर साइट्स में सारे साइट्स आपके मॉन्ट्रियल रिकॉर्ड में शामिल नहीं हैं। हम भारत में बात करें, भारत में अप्रोक्सीमेटली अभी 80 रामसर साइट्स हैं आपकी। ठीक है, जिसमें से खाली आपके 2 जो साइट्स हैं वो आपके मॉन्ट्रियल रिकॉर्ड में शामिल है। तो एक चीज याद रखिएगा, रामसर कन्वेंशन में जो रामसर लिस्ट आपको प्रोवाइड की गई उसमें हमने आर्द्र भूमि को ही रखा है, लेकिन इन्हीं आर्द्र भूमि में से कुछ आर्द्र भूमि को हम मॉन्ट्रियल रिकॉर्ड में ले जाके रखते हैं। तो दोनों में वेटलैंड है, लेकिन रामसर साइट की कुछ साइट्स को हमने मॉन्ट्रियल रिकॉर्ड में रखा है। ठीक है, अब यहां पर आपके दिमाग में प्रश्न आना चाहिए कि मॉन्ट्रियल रिकॉर्ड क्या है। तो देखिए, मॉन्ट्रियल रिकॉर्ड को रामसर सूची के हिस्से के रूप में बनाया गया था। ठीक है, वर्तमान में अभी 48 साइट्स ऐसी हैं जिनको कि मॉन्ट्रियल रिकॉर्ड में सूचीबद्ध किया गया है। ये हम वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, याद रखिएगा कि ये हम पूरे विश्व की बात कर रहे हैं।
कुल 48 साइट्स को। और भारत में अगर हम बात करें तो भारत में आपको याद रखना केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो कि कहां पर है, राजस्थान में है, और लोकटक झील जो कि कहां पर है, मणिपुर में है। यही दोनों भारतीय स्थल जो है वो आपके मॉन्ट्रियल रिकॉर्ड में शामिल हैं। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गया। अगर परीक्षा में कभी भी आपसे पूछे कि मॉन्ट्रियल रिकॉर्ड में भारत के कौन से 2 साइट्स आपके हैं तो आप बताएंगे केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो कि राजस्थान में है, और आप लोकटक झील के बारे में बताएंगे जो कि आपके मणिपुर में है। खाली 2 साइट्स। अब यहां पर देखिए, मॉन्ट्रियल रिकॉर्ड अंतर्राष्ट्रीय महत्व के आर्द्र भूमियों की सूची में आर्द्र भूमि स्थलों का एक रजिस्टर है। तो यहां पर भी 48 साइट्स को रजिस्टर किया गया है, जहां पर तकनीकी विकास, प्रदूषण या अन्य मानवीय हस्तक्षेप के परिणाम स्वरूप पारिस्थितिक चरित्र में विभिन्नताएं हुई हो या हो रही हो या होने की संभावना हो। मतलब किसी भी ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण उस वेटलैंड में आपके चेंजेस देखने को आ रहे हो या मतलब चेंजेस होने की संभावना हो, ऐसे जिनको कि मतलब आपको ज्यादा प्रोटेक्ट करना है, ठीक है, ज्यादा कंजर्व करना है, उनको ले जाके क्या कर दो, मॉन्ट्रियल रिकॉर्ड में रख दो। समझ में आया? तो अब जो स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि मैम रामसर कन्वेंशन क्या है, रामसर साइट क्या है और मॉन्ट्रियल रिकॉर्ड क्या है, इन तीनों में ही हम आर्द्र भूमि की बात कर रहे हैं। रामसर कन्वेंशन के तहत ही आपकी रामसर साइट लिस्ट की जाती है और हर साल इसमें कुछ साइट्स ऐड की जाती है, कुछ साइट्स आपकी जोड़ी जाती है। पूरे वर्ल्ड में, ना केवल भारत में नहीं, पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, और अभी भारत में आपके 80 साइट्स हैं। इसको एग्जाम में अपीयर होने के पहले आप अपडेट कर लीजिएगा क्योंकि ये चेंज होता रहता है। अभी मैं जनवरी तक के अपडेट के अकॉर्डिंग आपको बता रही हूँ। ठीक है, फिर अगर हम मॉन्ट्रियल रिकॉर्ड की बात करेंगे, जिनको की और प्रोटेक्शन देना, ऑन कंजर्वेशन करना है, मतलब प्रोटेक्ट करना है। क्यों? क्योंकि मानवीय मतलब एक्टिविटीज के कारण, ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण यहाँ पर कुछ चेंजेस आ सकते हैं जो कि आपके हो रहे हैं भी हो सकते हैं या फिर भविष्य में होने वाले, उनको हम मॉन्ट्रियल रिकॉर्ड में रख देते हैं। और भारत में खाली केवल 2 है, केवलादेव और आप याद रखेंगे लोकटक झील। इतनी चीजें क्लियर। अब देखिए, मैंने आपको बताया था कि अभी जो हम अपडेट लेके चल रहे हैं वो जनवरी 2024 का है। ठीक है, तो देखिए जनवरी 2024 में भारत में कुछ रामसर साइट्स को ऐड किया गया है, जो कि कौन सी है, आपके परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। भारत में रामसर साइटों को सूची में 5 नई साइटों को जोड़ा गया है, जिसमें से 3 तो आपके कर्नाटक की है, 2 आपके तमिलनाडु की है। तो चलिए, अंक समुद्र पक्षी संरक्षण रिजर्व कहां पर है? अंक कर्नाटक। ठीक है, अंक कर्नाटक याद रखिएगा, कर अंक कर कुछ भी, अंक कर्नाटक याद रखिएगा। अघनाशिनी मुहाना कर्नाटक। ठीक है, मगदी केरे संरक्षण रिजर्व कर्नाटक। ठीक है, कराई वेडिडी पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु, और लॉन्गवुड शोला रिजर्व कहां पर है? तमिलनाडु में। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि ये जनवरी 2024 में आपके रामसर सूची में ऐड किया गया है। अगर आपकी परीक्षा डिले भी होती है, बाद में भी होती है, तब भी ये करंट अफेयर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जनवरी 2024 का। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम कुछ और रामसर साइट्स को देखते हैं, जैसे अंक समुद्र पक्षी संरक्षण रिजर्व कहां पर है? कर्नाटक में है। अघनाशिनी मुहाना कहां पर है? कर्नाटक में है। मगदी केरे संरक्षण रिजर्व कहां पर है? कर्नाटक में है। अभी हमने आपसे ये डिस्कस किया है, ये 3। ठीक है, ये 3 कर्नाटक में जनवरी 2024 में रामसर साइट में जोड़े गए हैं। आगे बढ़ते हैं। कराई वेड्डी पक्षी अभ्यारण्य अभी आपका ऐड किया गया है, तमिलनाडु में है। और लॉन्गवुड शोला रिजर्व कहां है? तमिलनाडु में है, जो कि अभी जनवरी में रामसर साइट में जोड़ा गया है। ठीक है, कारिकिली पक्षी अभ्यारण्य की बात करेंगे तो ये भी तमिलनाडु में है। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्लास। अब आप अपने दिमाग में कोई भी ट्रिक बनाइएगा, ठीक है, कराई तमिल कुछ भी करके आपको याद करना है। कराई लॉन्ग, ठीक है, यहाँ पे कारी किली कुछ भी करके आप याद रखिएगा इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। पल्ली करनई मार्श रिजर्व 1 की बात करेंगे, तमिलनाडु में है। पिचावरम तमिलनाडु में है। सख्य सागर मध्य प्रदेश में है। पाला वेटलैंड कहाँ है? मिजोरम में है। खिजड़िया वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? गुजरात में है। बखीरा आप सभी को पता है, यहाँ पे उत्तर थोड़ा
सही कर लो, यहाँ पे उत्तर प्रदेश की स्पेलिंग गलत लिखी हुई है, उत्तर प्रदेश कर लो इसको, ठीक है। बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। हैदरपुर कहाँ पर है? सब जगह उत्तर प्रदेश की स्पेलिंग सही करो, उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऐसे भी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, ये आपका हरियाणा में है। सुल्तानपुर दिया रहता है तो लोगों को यूपी वाला सुल्तानपुर रखता है, ठीक है। ये यूपी डिस्ट्रिक्ट वाले सुल्तानपुर की बात नहीं हो रही है, ये सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान की बात हो रही है जो कि हरियाणा में है, ठीक है। भिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य की बात करेंगे तो ये हरियाणा में है। थोल झील वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? गुजरात में है। बांदवाना वेटलैंड कहाँ पर है? गुजरात में है। अष्टमुंडी केरल में है, परीक्षा में पूछा गया है। ब्यास कंजर्वेशन रिजर्व कहाँ पर है? पंजाब में है। भितनकर्णिका मैंग्रोव कहाँ पर है? उड़ीसा में है, ठीक है। तो इसको भी आप स्क्रीनशॉट लीजिए क्लास, यहाँ पर भितनकर्णिका याद रखिए आप, ठीक है। अष्टमुंडी याद रखिए, फिर आप याद रखिएगा थोल झील कहाँ पर है, तो ये गुजरात में है। ये सारे ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। भोज वेटलैंड कई बार परीक्षा में पूछा है, ये कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। चंद्रताल भी परीक्षा में पूछा गया है, तो ये आपका पहले पूछे जा चुके हैं ये सब प्रश्न, ये हिमाचल प्रदेश में है। चिल्का आप सभी को पता है, उड़ीसा में है। दिपौर भी पूछा गया है, असम में है, ठीक है। पूर्वी कोलकाता वेटलैंड तो आप सभी को पता होगा कि पश्चिमी बंगाल में है। हरिके वेटलैंड कहाँ पर है? तो ये आपका पंजाब में है। पोखरा वेटलैंड जम्मू एंड कश्मीर, कांजली पंजाब, ठीक है। तो इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए क्लास, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हम डिस्कस कर रहे हैं, परीक्षा में यहां से प्रश्न बनते हैं। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, अभी मैंने बताया कि केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो है वो मॉन्टे रिकॉर्ड में भी आपका शामिल है, और ये कहां पर है? ये राजस्थान में है। केशवपुर मियानी सामुदायिक रिजर्व कहां पर है? पंजाब में है। कोलेरू झील कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। लोकतक झील बताइए, अभी हमने डिस्कस किया है, मणिपुर में है, ये भी आपके मॉन्टे रिकॉर्ड में शामिल है। नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य गुजरात में है। नंदूर मद महेश्वर कहां पर है? मद महेश्वर महाराष्ट्र में, ठीक है। नंगल वन्यजीव अभ्यारण्य कहां पर है? पंजाब में है। पार्वती पक्षी अभ्यारण्य कहां पर है? ये आपका उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश की स्पेलिंग सही कर लो क्लास, ये उत्तर प्रदेश कर लीजिए, ठीक है। पॉइंट कैलीमेरे वन्यजीव पक्षी अभ्यारण्य कहां पर है? तमिलनाडु में है, ये भी परीक्षा में पूछा गया है। पार्वती वाला भी पूछा गया है, याद रखिएगा। पोंग बांध झील कहां पर है? हिमाचल प्रदेश में है। रेणुका झील कहां है? हिमाचल प्रदेश में है। रोपड़ वेटलैंड कहां है? पंजाब में है। रुद्र सागर कहां है? त्रिपुरा में है। क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजों को हम डिस्कस कर रहे हैं, स्क्रीनशॉट जरूर लीजिएगा आप इन सबका। समन पक्षी अभ्यारण्य कहां है? उत्तर प्रदेश की स्पेलिंग सब जगह सही कर लेना, सब जगह इसको सही कर लेना प्लीज क्लास। यहाँ पर समन पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। समसपुर पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। सामर झील कहाँ पर है? राजस्थान में है। सांडी पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। सरसई पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर है? बता दीजिए जल्दी से, उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। सहस्त्रम कोटटा कहाँ पर है? ये आपका केरल में है। सुरीसर मानसर कहाँ पर है? ये आपका जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। शिव मोरिरी झील कहां पर है? ये भी आपका पूछा गया है, ठीक है। परीक्षा में ये पीसीएस में ही पूछा गया है, मैच द कॉलम के फॉर्म में आपको दिया गया था, याद रखिएगा। लद्दाख में है। ऊपरी गंगा कहां पर है? यूपी में है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास, ये सब पूछा गया है जो बता रही हूं मैं। ऊपरी गंगा कहां पर है? यूपी में है। वेमनाथ कहां पर है? केरल में है। वुलर झील जम्मू एंड कश्मीर। सुंदरबन की बात करेंगे तो पश्चिम बंगाल। आसन बैराज कहां पर है? ये आपका है उत्तराखंड में। कंवर झील या फिर काबल ताल की हम बात करेंगे, ये बिहार में है। लोनार झील कहां पर है बताइए? क्रेटर झील है ना ये आपकी, तो ये महाराष्ट्र में है। सुर सरोवर की हम बात करेंगे तो ये भी उत्तर प्रदेश में है आपका। उत्तर प्रदेश की ही स्पेलिंग गलत लिखी है, यूपी के स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे उत्तर प्रदेश की स्पेलिंग गलत लिखी है, बताइए कितना गलत बात है ये, ठीक है। स्योकार वेटलैंड कहां पर है? ये आपका लद्दाख में है। नंदा झील कहां है? गोवा में है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। खिजड़िया पक्षी अभ्यारण्य कहां है? गुजरात में है। होकरसर कहां पर है आपका? होकरसर ये आपका जम्मू कश्मीर में है। वेदाथंगल पक्षी अभ्यारण्य कहां पर है?
ये आपका तमिलनाडु में है। वेल्लोर पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है? तमिलनाडु में है। ठीक है, वेम्बनूर वेटलैंड कहां पर है? आपका तमिलनाडु में है। वेल्लोर पक्षी अभ्यारण्य कहां पर है? 2 बार रिपीट हो गया, इसको सही कर लीजिएगा, तमिलनाडु में है। ठीक है, पार्वती अरग्गा हमने डिस्कस कर लिया है, उत्तर प्रदेश में है। सुंदरबन कहां पर है? पश्चिम बंगाल में है। अब देखिए क्लास यहां पर एक बार आप लोग कि उत्तर प्रदेश में कौन कौन से आपकी वेटलैंड है। सुर सरोवर है, हैदरपुर वेटलैंड है, ठीक है, सरसई आपका है, सांडी है, समन है, बखीरा है, नवाबगंज है, पार्वती अरग्गा है, ठीक है, फिर समसपुर है, फिर अपर गंगा रिवर है। ठीक है, ये याद रखिएगा। अब हम डिस्कस करेंगे ब्लू फ्लैग, जो आपके कोस्ट होते हैं वो क्या होते हैं। क्लास ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहां पर जितना भी मैं आपको बताऊंगी उसको याद कर लीजिएगा। देखिए, ब्लू फ्लैग प्रमाणीकरण की अगर हम बात करें, इसके परिचय की बात करें, तो ये अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त एक इको लेबल है जिसमें 33 मापदंड रखे गए हैं। और इन मापदंड को जो आपका जो कोस्ट है, ठीक है, आपका जो बीच है, हम बीच की बात कर रहे हैं, ये ब्लू फ्लैग का स्टेटस बीचेस को दिया जाता है। तो जो इन मापदंडों में सफल होते हैं उनको ब्लू फ्लैग का स्टेटस दिया जाता है। तो यह एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्राप्त एक इको लेबल है जिसे 33 मापदंडों के आधार पर प्रदान किया जाता है। इन मापदंडों को 4 प्रमुख शीर्षों में विभाजित किया जाता है, जो कि इस प्रकार है। पहला, पर्यावरण शिक्षा और सूचना। ये 4 याद रखिएगा, 4 प्रमुख मापदंड, 33 आपको नहीं याद रखनी है। पर्यावरण शिक्षा और सूचना, स्नान के लिए पानी की गुणवत्ता, क्वालिटी ऑफ वाटर, पर्यावरण प्रबंधन, ठीक है, फिर उसके बाद समुद्र तटों पर संरक्षण और सुरक्षा सेवाएं। तो ये तट को, बीच को दिए जाते हैं ब्लू फ्लैग का स्टेटस। और जिनको ब्लू फ्लैग का स्टेटस मिलता है उसका मतलब क्या होता है कि वो काफी साफ सुथरे समुद्री तट हैं आपके। तो यहां देख लीजिए, ब्लू फ्लैग समुद्री तटों को दुनिया का सबसे साफ सुथरा, सबसे साफ समुद्र तट माना जाता है। यह एक इको टूरिज्म मॉडल पर बेस्ड है, जो पर्यटकों, जो टूरिस्ट है आपके, समुद्र तट पर आने वाले लोगों को नहाने के लिए साफ एवं स्वच्छ जल सुविधाएं, सुरक्षित एवं स्वस्थ वातावरण प्रदान करने के साथ क्षेत्र के सतत विकास को बढ़ावा देने का प्रयास करता है। ऐसे बीचेस को, ऐसे आपके कोस्ट को, तट को ब्लू फ्लैग का स्टेटस दिया जाता है। इतना आपको बस पता होना चाहिए। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है, परीक्षा में प्रश्न कहाँ से बनते वो देखिए। आपसे पूछेगा शिवराजपुर कहाँ पर है, तो आप बताएंगे गुजरात में। घोघला दमन दीव में, याद रखिएगा, शिवराजपुर गुजरात में, घोघला दमन व दीव में, कासरकोट कर्नाटक में, ठीक है, पदुबिद्री तट कर्नाटक में, कप्पड़ केरल में, ऋषिकोंडा आंध्र प्रदेश में, गोल्डन बीच उड़ीसा में, राधानगर तट आपका कहाँ है, अंडमान निकोबार में, कोवलम तमिलनाडु में, एडन पुडुचेरी में। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। परीक्षा में यहां से प्रश्न जब बनेगा तो आप सोचेंगे अब ये हम कहां से याद करते। तो ये वो कोस्ट है आपके, वो बीच है जिनको की ब्लू फ्लैग का स्टेटस मिला है। मतलब ये आपके काफी इको फ्रेंडली है। यहाँ पर आपको साफ पानी मिल जाएगा, ठीक है, आपको टूरिज्म जो यहाँ पे है ना बहुत अच्छी हाई क्वालिटी का मिलता है। इसी वजह से इनको ब्लू फ्लैग का स्टेटस दिया जाता है। तो क्लास यहाँ पर जो भी पॉइंट्स हमने डिस्कस किए हैं वो आपके परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है आज के सेशन में। आज के सेशन को यहीं पे हम एंड करेंगे। इन्वायरमेंट इकोलॉजी में पास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस मैं आपको सारे रिवाइज करा दूंगी, उसकी चिंता आपको नहीं करनी है। लेकिन पास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस को देख के जो चीजें आपको अपडेट करनी है उसको भी अपडेट करते हुए चलिए। ये सारे टॉपिक आपके परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि मैं कवर कर रही हूँ आपके लिए। इसको प्लीज एक बार गो थ्रू करिए और अगर आपको कोई भी डाउट होता है ना तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा, ठीक है। आपके कमेंट्स मैं पढ़ती हूँ। 1-2 टॉपिक जो आप लोग कवर करने को बोल रहे हैं मैं कमिंग क्लास में उसको जरूर कवर करूंगी, उसकी चिंता आप लोग नहीं करेंगे। लेकिन आप लोग अपनी पढ़ाई में ढिलाई मत रखिएगा, पढ़िए क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा है। एक भी दिन आप लोगों को वेस्ट नहीं करना है और सिलेक्शन पाना है, इसलिए अपनी तैयारी मजबूत रखिए। क्लास चीजों से भ्रमित मत होइए, पढ़िए अच्छे से। और कोई भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो तो हमारी टीम से, डिकोड एग्जाम से संपर्क करिए। अब इस क्लास को यहीं पे एंड करती हूँ। आशा करती हूँ आपका दिन खूब अच्छा जाए, आप लोग खूब पढ़िए, खूब आगे बढ़िए। धन्यवाद क्लास।